ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया था कंसोलिडेशन। ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर ज़रा अपनी सारी क्लासेस रिमाइंड करवाऊंगा। जब हमने कंसोलिडेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने इसकी थ्योरी एस्पेक्ट पढ़ी। ठीक है, कंसोलिडेशन होती क्या है, कंट्रोल कब आता है, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर है, कंसोलिडेशन कौन कौन नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने आप लोगों को कंसोलिडेशन पढ़ाई। ठीक है। पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया विदाउट एनी क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक एक वर्किंग अलहदा दोबारा सिखाई और साथ में हमने वर्किंग वाइज क्वेश्चंस भी कर लिया। फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पढ़ा, उसके क्वेश्चंस हो गए। फिर हमने कैप्लन किट की प्रैक्टिस की। अब हम करेंगे बीबीपी किट की प्रैक्टिस। ठीक है। तरीकेकार वही सेम टू सेम होगा। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट के बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर स्ट्रक्चर के बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर जो पहला सवाल है, रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट फॉर क्वेश्चन 24.1 टू 24.3। यानी ये जो डेटा आपको गिवन है, ये थ्री क्वेश्चंस के लिए डेटा गिवन है, 24.1, 24.2, 24.3। थ्री रिक्वायरमेंट है, थ्री रिक्वायरमेंट के लिए आपको सिर्फ ये एक डेटा गिवन है। पेपर में इस तरह नहीं होता कि आपको एक डेटा दे दे और उससे 2 to 3 क्वेश्चंस पूछ ले। ओटीक्यूज में ये नहीं हो सकते। जो आपके सेक्शन ए है इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर ये नहीं हो सकता। हाँ, सेक्शन बी है जहां पर एमटीक्यूज है, तो आपको एक कंप्लीट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जो थोड़ी इससे लंबी होती है और उसमें एग्जामिनर आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेगा 15 मार्क्स के लिए। लेकिन जो 35 क्वेश्चन है उसमें इस तरह के सवाल नहीं आ सकते, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। ये बात समझ में आती है? अच्छा, तो सबसे पहले हम इसके लिए रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फॉर 24.1। So, what amount should appear in the group consolidated statement of financial position at 31st December 20x2 for goodwill? कौन सी वैल्यू हमने फाइंड करनी है? गुडविल। कौन सी वैल्यू हमने फाइंड करनी है? गुडविल। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 20x2। तो सबसे पहले हम गुडविल के लिए स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो गुडविल का जो स्ट्रक्चर है वो जो मैंने आप लोगों को सिखाया कि सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें फिर हमने ऐड करना होगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। फिर हमने इसमें से डिडक्ट करना होगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। एन से मुराद नेट एसेट्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि हम थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले गिवन टाइम में। सो एन का मतलब है नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट। हमने ये डिडक्ट करनी होगी। फिर आपके साथ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट कहाँ से आएगा? वर्किंग टू वाला जो एक्विजिशन वाला कॉलम मैंने सिखाया है उसमें क्या क्या चीजें होगी? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। यहाँ से हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट आ जाएगी। क्लियर है सबको? अच्छा, अब डेटा पढ़ लेते हैं। On 1st January 20x0, Alpha Company purchased 90,000 ordinary $1 shares in Beta Company for $270,000। अल्फा कंपनी ने परचेस की है 90,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। पार वैल्यू उसकी है $1। किसकी? बीटा कंपनी की। तो अल्फा कंपनी बन गई पैरेंट कंपनी, कंपनी बन गई सब्सिडरी कंपनी। और परचेज कब की है? कितने अमाउंट की है? $270,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास बन जाएगी 270,000। क्लियर है ये बात? At that date, Beta company retained earning amounted to 90,000, 90,000, 90,000। कौन से डेट को? एट एक्विजिशन डेट को। तो एक्विजिशन डेट को रिटेन अर्निंग जो है वो है 90,000। तो ये हमने 90,000 लिख लिए। क्लियर? उसके बाद एंड द फेयर वैल्यू ऑफ बीटा कंपनी एसेट एट एक्विजिशन वर इक्वल टू देयर बुक वैल्यू। मतलब इसके मतलब ये है कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू यानी कैरिंग वैल्यू आपस में बराबर है, तो कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। दोबारा इस जुमले पर फोकस करें। लेकिन एंड द फेयर वैल्यू ऑफ बीटा कंपनी कौन? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के जो एसेट्स है वो एट एक्विजिशन वर इक्वल टू देयर बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। तो फेयर वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। क्लियर? 3 years later, 3 साल बाद, on 31st December 20x2, the statement of financial position of two companies were as follow। तो हमने क्या क्या चीज लेनी है? हमने लेनी है एनसीआई की वैल्यू, हमने लेनी है शेयर कैपिटल की वैल्यू और हमने लेनी है शेयर प्रीमियम की वैल्यू। ठीक है, बाकी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर लिखा है सन्ड्री नेट एसेट शेयर्स इन बीटा। इसको इग्नोर कर दे। शेयर कैपिटल जो है वो है 100,000 बीटा कंपनी की। तो शेयर कैपिटल में यहाँ पर लिख लूंगा 100,000।
फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग गिवन है, लेकिन ये कौन सी रिटेन अर्निंग है? क्लोजिंग। हमने क्लोजिंग नहीं लेनी, हमने रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट लेनी है, जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, विच इज 90,000। The share capital of Beta company had remained unchanged since 1 January 2080। जिस तरह मैं सिखा चुका हूं कि जब हम सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद सब्सिडरी कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, एग्जामिनर की लिमिटेशन एग्जामिनर ने कहा है। The fair value of the NCI at acquisition was 42,000। तो fair value of at acquisition date है 42,000। क्लियर है ये सबको? अच्छा, साथ में आपके पास कोई शेयर प्रीमियम नहीं है, तो शेयर प्रीमियम हो जाएगा 0। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 190,000। यहाँ पर नेट एसेट एक्विजिशन डेट लिख ले और इसको माइनस कर ले बाकी दो से, तो ये हो जाएगा 122,000, which is option C। 122,000 ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट अमाउंट शुड अपीयर in group consolidated statement of financial position at 31st December 20x2 for NCI। तो NCI के लिए स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले आएगा फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन डेट, फिर उसमें से हम ले लेंगे NCI परसेंट इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। ये स्ट्रक्चर है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो NCI की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बाकी आपके पास पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कहां से आएगा? तो उसके लिए भी मैंने वर्किंग, आसान वाला वर्किंग सिखाया हुआ है कि आपने लेना है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, फिर आपने डिडक्ट करना होगा ओपनिंग रिटेन अर्निंग। ओपनिंग रिटेन अर्निंग से हमारा मुराद रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट। फिर हमने डिडक्ट करनी होगी यूआरपी इफ सब्सिडरी इज द सेलर। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आ जाएगी, डायरेक्टली हम एनसीआई की परसेंटेज अप्लाई कर लेंगे और वहां पर हम वर्किंग एड कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई तो ऑलरेडी आपको गिवन है, विच इज 42,000, जो ऑलरेडी हमने गुडविल की वर्किंग में इस्तेमाल कर दी। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 42,000। क्लियर हो गई ये बात? अब ईयर एंड है दिसंबर x2, एक्विजिशन की है जनवरी की और बहुत पहले से किया है, तो मतलब फुल ईयर एक्विजिशन है। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट ऑलरेडी आपको गिवन थी, विच इज 90,000। तो रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट यहाँ पर हो जाएगी 90,000। जिस तरह मैंने अभी बात की कि ऑलरेडी ये आपको क्लोजिंग गिवन है 160,000, तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे 160,000। यूआरपी के बारे में एग्जामिनर ने कोई भी जिक्र नहीं किया इस पैराग्राफ में, जो डेटा गिवन है कोई जिक्र नहीं किया, तो यूआरपी हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आ जाएगी 70,000। क्लियर है सबको? अच्छा, अब हमने एनसीआई की परसेंट अप्लाई करनी है। अगर आप लोग देख ले तो एनसीआई की शेयर कैपिटल है 100,000, शेयर कैपिटल है 100,000। सब पेरेंट कंपनी ने कितनी एक्वायर्ड की है? 90,000। तो इसका मतलब 90% एक्विजिशन की है, 10% किसका बन जाएगा? एनसीआई का। अगर एग्जामिनर आपको परसेंटेज ना दे तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो, उसकी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल निकालो, आपने जितने शेयर्स लिए हुए हैं उस शेयर्स के ऊपर डिवाइड कर दो उसको, आपके पास होल्डिंग आ जाएगी। यानी इस तरह 90,000 डिवाइड बाय 100,000, तो 90% हमने इक्विजिशन कर ली। ये बात समझ में आती है? इसमें एक बात नोट कर लेना, अपने साथ लिख लो। कभी कभार एग्जामिनर यहाँ पर आपको ले लेता है कि जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की पार वैल्यू है वो है 0.5। ये बात समझ में आती है? पार वैल्यू क्या है? 0.5। तो फिर आपके पास 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते, फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट में सिखा चुका हूँ कि भाई मॉनेटरी वैल्यू ले लो और उसको पार वैल्यू पर डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स 200,000 हो जाएंगे। फिर 200,000 में आपने जितने एक्विजिशन की है उस एक्विजिशन को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर डिवाइड कर लो। ये बात समझ में आती है? पार वैल्यू को जरूर देख लेना, ऐसा ना हो एग्जामिनर हमेशा आपको $1 नहीं देगा, हो सकता है एग्जामिनर 0.5 भी दे दे पेपर में। ये बात समझ में आती है? तो फिर इस मॉनेटरी वैल्यू को, ये मॉनेटरी वैल्यू है, फिर इस मॉनेटरी वैल्यू को आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। जब नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद फिर आप परसेंटेज निकालेंगे। ये बात समझ में आती है? परसेंटेज का तरीका क्या है भाई? जितने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं उसको टोटल नंबर पर डिवाइड कर लो। क्लियर हो गई ये बात? 10% बन गया किसका? एनसीआई वालों का। अप्लाई कर दे भाई, मल्टीप्लाई बाय 10%।
विच इज 7,000, तो ये हो जाएगा 40,000 ऑप्शन ए। कोई शक? अच्छा, इस डेटा की अगली रिक्वायरमेंट लास्ट, what amount should appear in the group consolidated statement of financial position at 31st December 20x2 for retained earning? एग्जामिनर कहे कंसोलिडेशन में रिटेन अर्निंग, इससे मुराद ग्रुप रिटेन अर्निंग, इससे मुराद ग्रुप रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व। क्लियर है? तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास आ जाएगा पेरेंट्स रिटेन अर्निंग, फिर इसमें आप ऐड करोगे P% इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, फिर हम माइनस करेंगे क्या, यूआरपी, लेकिन कौन सी यूआरपी, इफ पेरेंट इज सेलर, इफ पेरेंट इज सेलर। अगर कोई चीज आपको गिवन भी नहीं है, स्ट्रक्चर कंप्लीटली बनाया करे, ये बात समझ में आती है, फिर उसकी जगह जीरो लिख ले, जो नहीं गिवन उसकी जगह जीरो लिख ले, तो आपसे सवाल गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर कंप्लीट बनाया करे, आपने तमाम के तमाम प्रैक्टिस में देखा होगा, मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट बनाता हूँ, ठीक है, जो नहीं गिवन जीरो लिख लो, जो नहीं गिवन जीरो लिख लो। अच्छा, अब अगर बात कर लें तो यूआरपी जिस तरह हमने जिक्र किया, लास्ट रिक्वायरमेंट में कोई यूआरपी नहीं है। फिर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑलरेडी 70,000 हम निकाल चुके हैं, उसमें 10% एनसीआई वालों का, तो 90% पेरेंट वालों का, तो 63,000 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। वो आ गई हमारे पास 63,000। बाकी यहाँ पर देख ले, आपको रिटर्न अर्निंग, अल्फा कंपनी कौन है, पेरेंट कंपनी, अल्फा कंपनी है पेरेंट कंपनी, और उसकी रिटर्न अर्निंग है 210,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 210,000, हो गई 273,000। ये आपका एक डेटा वाली 3 रिक्वायरमेंट्स हो गई, ऑप्शन डी। चले आगे, ओके। नेक्स्ट 24.4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर सब्सिडरीज ऑफ गेमा कंपनी। हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी कंपनीज सब्सिडरी है किसकी, गेमा कंपनी की। हमने सिर्फ सब्सिडरी कंपनीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एसोसिएट को साइड पे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एसोसिएट को साइड पे। अच्छा, सबसे पहली कंपनी है जीटा कंपनी। गेमा कंपनी ऑन 51%, आगे वर्ड क्या लिखा है, नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन वोटिंग जिसके पास वोट नहीं होता, वोट नहीं है तो कंट्रोल किस तरह आएगा, ठीक है, इग्नोर कर लो, ये बिल्कुल है नहीं। अगर वोट नहीं है तो कंट्रोल किस तरह आएगा, वर्डिंग को देखा करे, थ्योरी के क्वेश्चन में वर्डिंग को देखा करे। क्लियर हो गई ये बात? ऐसा ना हो क्या 51% देख ले और डायरेक्टली हाँ ये है, भैया आगे लिखा है नॉन वोटिंग, वोट नहीं है, जब वोट नहीं है तो कंट्रोल किस तरह आएगा। आई कंपनी, गेमा कंपनी हैज 3 रिप्रेजेंटेटिव, कितने रिप्रेजेंटेटिव है, 3 रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आई कंपनी। ईच डायरेक्टर, वर्ड को देख ले जरा, वर्ड है ईच डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर कैन कॉस्ट 10 वोट्स ईच आउट ऑफ द टोटल ऑफ 40 वोट्स एट द बोर्ड मीटिंग। अगर मैं आपको कह दूं टोटल वोट से 40, टोटल वोट्स कितने हैं 40, मेरे कितने डायरेक्टर बैठेंगे 3, हर एक कितने वोट कास्ट कर सकता है 10, तो इसका मतलब ये कि 30 वोट्स मेरे, तो जब 30 वोट्स मेरे, कंट्रोल किसका, मेरा, मेरा मुराद गेमा कंपनी, तो ये आई कंपनी आपके पास सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर हो गई ये बात, कंसेप्ट समझ में आ रही है? अच्छा, फिर है के कंपनी। गेमा कंपनी ऑन 75% of the ordinary share capital of company. However, K company located overseas and is subject to tax in that country. मैंने आपको क्या कहा था एग्जाम्पशन में, भाई सब्सिडरी है, फॉरेन कंट्री भी सब्सिडरी हो सकती है, ये बात समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पशन वाली पॉइंट्स याद दिलाऊं कि कौन कौन सी आपकी सब्सिडरी नहीं बन सकती, आप उसकी कंसोलिडेशन नहीं कर सकते, कंसोलिडेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक मैंने आपको कहा था कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और दूसरे अगर सब्सिडरी कंपनी खुद किसी और की पेरेंट सब्सिडरी कंपनी हो, पेरेंट कंपनी खुद किसी दूसरे की सब्सिडरी कंपनी हो, और उसका पेरेंट कंपनी
कंसोलिडेशन करता हूँ तब जाकर एग्जामेशन अवेलेबल है। बाकी तमाम के तमाम कंपनीज कंसोलिडेशन करेगी। इस तरह मैंने स्ट्रक्चर बताया था। एक तो प्राइवेट हो गई, एक मैंने था कि इस पेरेंट कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, फिर इस सब्सिडरी कंपनी की दूसरी सब्सिडरी कंपनी है। तो इस S2 के लिए S1 क्या है? पेरेंट कंपनी। अब इसके लिए एग्जामेशन अवेलेबल है, कब अवेलेबल होगा? अगर ये कंपनी खुद किसी दूसरे कंपनी की सब्सिडरी हो और इसके पेरेंट कंपनी कंसोलिडेशन करती हो, तो फिर इसको अलाउड है कि ये अगर कंसोलिडेशन करे या ना करे, इसको एग्जामेशन अवेलेबल है। इसके अलावा तमाम के तमाम कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सब्सिडरी कंपनी की, तो अगर मेरे पास 75% राइट्स है, तो फिर मेरे लिए बन गई ना सब्सिडरी कंपनी। तो ये भी है। तो ये है आई कंपनी एंड के कंपनी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर सबको? ओके, फिर एक लंबा सवाल। The following information relevant for question 24.5 to 24.6। टू क्वेश्चंस के लिए relevant है, 0.5 and 0.6 के लिए। What figure for goodwill on consolidation should appear in the consolidated statement of financial position of the Hilton Group at 31st December 20x3? हमने क्या फाइंड करना है? गुडविल। तो गुडविल की स्ट्रक्चर क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर इसमें हमने हेड करना होगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। रट लिए हाँ, फेयर वैल्यू नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट। ये हमने क्या करना होगा? डिडक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा गुडविल। अब नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट कहां से आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लेकिन सारे एक्विजिशन डेट कॉलम, और साथ में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। बन गया स्ट्रक्चर? अब पढ़ ले। Hilton Company acquired 80% of the share capital of S Company on 1st January X3 and है December X3। यहाँ पर बात हो रही है January X3 ईयर स्टार्ट, मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। For 280,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 280,000। The statement of financial position of the two companies at 31st December X3 were as follow। क्लोजिंग डेट की आपको गिवन है क्या? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एलिमेंट्स। अच्छा, हमारे पास सन्ड्री एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट इन श्रीव है, जो ऑलरेडी आपको ऊपर गिवन है 280,000, ये ऑलरेडी आपको ऊपर गिवन है। फिर अगर आप लोग देख ले तो सब्सिडरी कंपनी की हमने लेनी होगी शेयर कैपिटल विच इज 140,000। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा शेयर कैपिटल 140,000, ठीक। फिर उसके बाद शेयर प्रीमियम ऑलरेडी गिवन है 50,000, ठीक हो गई बात। उसके बाद रिटर्न अर्निंग यहाँ पर क्या लिखा है? एज एट 1st January X3, 1st January X3 रिटर्न अर्निंग एट इक्विजिशन डेट जो है 60,000। फिर आपको गिवन है फिगर प्रॉफिट का, प्रॉफिट का फिगर गिवन है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए आपको गिवन है ओपनिंग रिटर्न अर्निंग, ठीक है, फिर आपको गिवन है प्रॉफिट। ये आपके पास क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग नहीं है, ये आपके पास क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पर एग्जामिनर लिखा है प्रॉफिट फॉर 20x3। ये प्रॉफिट की फिगर गिवन है आप लोगों को। ये बात समझ में आ रही है? कौन सी फिगर गिवन है? प्रॉफिट की फिगर। जब आप ओपनिंग रिटर्न अर्निंग और प्रॉफिट को ऐड कर लोगे तो आपके पास क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग आ जाएगी विच इज 100,000। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? आप गलती से इसको भी क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग मत लेना, क्योंकि ये आपको क्लोजिंग टोटल कैपिटल गिवन है। इसमें शेयर कैपिटल भी इंक्लूडेड है, इसमें शेयर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आती है आपको? गलती से इसको क्लोजिंग मत ले लेना, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल भी है और शेयर प्रीमियम भी है। ये बात समझ में आती है? तो अगर आपने क्या लेना होगा? ओपनिंग और उसमें प्रॉफिट ऐड करना होगा, तो आपके पास क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग आ जाएगी। किसकी? सब्सिडरी कंपनी की। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, तो ओपनिंग 60,000 आगे पढ़ लेते हैं। There have been no change in the share capital or share premium account of either company since 1st January 20x3। The fair value of the NCI on acquisition was 65,000। तो यहाँ पर NCI की वैल्यू हो जाएगी 65,000, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं तो जीरो। आप कैलकुलेशन कर ले, 140,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 विच इज 250,000। तो गुडविल हो जाएगा 95,000, ऑप्शन सी।
क्लियर सबको? आसान है ना? इतनी प्रैक्टिस कर ली, स्ट्रक्चर आप लोगों को रट गए होंगे। बस यही तरीका आपने अप्लाई करना होगा पेपर में, यही तरीका, सेम टू सेम तरीका। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। What figure for NCI should appear in the consolidated statement of financial position of the Hilton Group at 31st December 20x3? जी हमाद, रिक्वायरमेंट में क्या चीज पूछी गई है? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी। एनसीआई की वैल्यू तो हाँ, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा एनसीआई के लिए? एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, और उसके बाद फिर हमने इसमें एनसीआई की परसेंटेज ऐड करनी होगी। एनसीआई परसेंट इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, और ये कहाँ से आएगा? तो क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग माइनस ओपनिंग रिटर्न अर्निंग माइनस यूआरपी। में बार बार कह रहा हूँ, ओपनिंग रिटर्न अर्निंग से मेरा मुराद रिटर्न अर्निंग एट एक्विजिशन डेट। मीडियर में ये चेंज होगी, जब मीडियर एक्विजिशन होगा ना, तो ये फिगर आप लोगों ने खुद फाइंड करना होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, तो एनसीआई की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने गुडविल के कैलकुलेशन में लिख दी, विच इज 65,000। अब इस सवाल के लिए मैं आप लोगों को अगर कह दूं तो ये तो फुल ईयर एक्विजिशन है, मैंने स्टार्ट में बता दिया। ये बात समझ में आती है? अगर यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर ना बना दे, अदरवाइज मैं डिस्करेज करूंगा कि आप लोग स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, मैं डिस्करेज करूंगा लेकिन आप स्ट्रक्चर बनाएं। लेकिन अगर कोई यूआरपी नहीं हो, कोई यूआरपी नहीं है, तो डायरेक्टली आप इस प्रॉफिट का परसेंटेज ले ले, वो आपके साथ आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अगर मैं क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग लिख लूँ विच इज 100,000, ओपनिंग रिटर्न अर्निंग कितनी है? 60,000, कोई यूआरपी नहीं है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? वही प्रॉफिट की फिगर है कि नहीं? अगर कोई यूआरपी नहीं है, कोई यूआरपी नहीं है, फुल ईयर रिक्विजिशन है, मिड ईयर रिक्विजिशन भी नहीं है, फुल ईयर रिक्विजिशन है। क्राइटेरिया क्या है? फुल ईयर रिक्विजिशन, कोई यूआरपी नहीं। तो फिर क्या, प्रॉफिट की डायरेक्ट आप एनसीआई परसेंटेज के ऊपर अप्लाई कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इस बात को डिस्करेज करता हूँ। मैं साथ साथ में आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आप इस तरीके से चले तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में टाइम होगा। ये बात समझ में आती है? हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि पेपर में टाइम होगा, साथ में मॉक्स भी होंगे, 3 to 5 मॉक्स से, तो आप लोगों की खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एनसीआई की परसेंटेज 80% इक्विजिशन की गई है, तो 80% पेरेंट का, 20% एनसीआई का। 8,000, अब दोनों को प्लस कर ले, 73,000, ऑप्शन सी। देख लो इसको 1-2 मिनट। ओके, नाउ 24.7 रिक्वायरमेंट इज व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन टी कंपनी। क्या पूछी गई है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? गुडविल के कैलकुलेशन से, रिवर्स कैलकुलेशन है। आपको अभी तक कह रहे थे गुडविल कैलकुलेट कर लो, आपको ये भी कह सकते हैं भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लो, रिवर्स कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो सारे स्ट्रक्चर आपको रट गए हैं,
बस आप लोगों ने वो चीज याद रखें कि कौन सी चीज आपसे पूछी गई है, बस उसकी वर्किंग आप लोगों ने निकालनी होगी। अगर आप इस एफ पी की वर्किंग देख लो, 5 वर्किंग है। 5 वर्किंग में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर यूज हो रही है? गुडविल की कैलकुलेशन में। ये बात समझ में आती है? तो गुडविल के लिए रिवर्स कैलकुलेशन होगा। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, आपको किस तरह पता चला कि हम गुडविल की रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे? हमने तो सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ दिया। तो इसके अलावा वो कैश कंसिडरेशन प्लस शेयर कंसिडरेशन इज इक्वल टू टोटल कंसिडरेशन भी हो सकती है। ये बात समझ में आती है? गुडविल की कैलकुलेशन से भी आ सकता है अगर आपको गुडविल का डेटा गिवन हो। अगर आपको कैश और शेयर कंसिडरेशन गिवन हो तो वहां से भी आ सकता है, दोनों जगह से आ सकता है। हम सिर्फ डेटा को देखेंगे। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन अगर आप यहाँ पर देख लो, आपको एक लंबी चौड़ी डेटा गिवन है जो कि है गुडविल की डेटा, तो हम गुडविल का वर्किंग यूज करेंगे। तो गुडविल के लिए वर्किंग है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर हमने इसमें ऐड करना होगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, फिर हमने इसमें से डिडक्ट करना होगा फेयर वैल्यू नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये बात? और ये कहाँ से आएगा नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब देख ले जरा। Fanta Company acquired 100% of the ordinary share capital of Tracer Company on 1st October 20x7। 20x7 कितनी परसेंट एक्वायर्ड की गई है? कोई एनसीआई होगी? कोई एनसीआई होगी? नहीं, रिमूव कर दो। जब कोई एनसीआई नहीं होगी तो रिमूव कर दो। आगे ऑन 31 दिसंबर 20x7, अब बात हो रही है एंड की, 31 दिसंबर 20x7 की। The share capital and retained earnings of T company were as follow. Ordinary share capital is 400. Retained earning at 1st January 20x7 is 100 and retained profit for the year end is 80। तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 180। लेकिन क्लोजिंग की तो जरूरत नहीं, हमें ओपनिंग रिटर्न अर्निंग लेनी होगी गुडविल की कैलकुलेशन में। अब अगर आप लोग देखें तो इन्वेस्टमेंट कब की गई है? 1 अक्टूबर 20x7। आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो गिवन है वो कौन सी डेट की गिवन है? 31 दिसंबर 20x7। तो इसका मतलब ये मीडियर इक्विजिशन। मीडियर इक्विजिशन में हमने रिटर्न अर्निंग के लिए एक एक्स्ट्रा वर्किंग करनी होगी। अब रिटर्न अर्निंग के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग आप लोग किस तरह करेंगे? तो उसके दो तरीके हैं। क्लोजिंग आप पुट कर लो, प्रॉफिट आप निकालो, ओपनिंग आ जाएगा, या ओपनिंग के साथ प्रॉफिट ऐड कर लो जिस पर आपका हक नहीं है, तो क्लोजिंग आ जाएगा। मैं दोनों तरीकों से एक दफा कर लूंगा, मैं एक दफा दोनों तरीकों से कर लूंगा। सबसे पहले वो दूसरा देखे, 100 आपकी ओपनिंग है, प्रॉफिट कितनी है? 80। आप यहाँ पर वो वाला लेंगे जिस पर आपका हक नहीं होता, तो 80 मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों के ऊपर हमारा हक है, 9 महीनों के लिए हमारा इसके प्रॉफिट के ऊपर हक नहीं है। सो मल्टीप्लाई 9/12। तो ये हो जाएगा 60। वो आपके पास रिटर्न अर्निंग एट एक्विजिशन रेट आ जाएगी 160। ये बात क्लियर है सबको? अब वो दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इनटू क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना बनता है? 180। यहाँ पर आप वो वाला प्रॉफिट लेंगे जिसके ऊपर आपका हक होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और ये हो जाएगी 160। दोनों में आप जो भी तरीका यूज करते हो आपकी मर्जी। यहाँ पर सिर्फ वो वाला क्लोजिंग अगर आपने लेना हो क्लोजिंग, तो यहाँ पर आप वो वाला प्रॉफिट लेंगे जिसके ऊपर आपका हक होता है। लेकिन अगर आपने ओपनिंग में एडजस्टमेंट करनी होगी तो तब आप वो वाला प्रॉफिट लेंगे जिसके ऊपर आपका हक नहीं होता, और दोनों से रिटर्न अर्निंग एट एक्विजिशन डेट सेम आएगा। समझ आती है इस बात की? चलिए आगे। तो शेयर प्रीमियम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगी 400 प्लस 160 विच इज 560। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा 560। आगे द प्रॉफिट ऑफ टी कंपनी है इवनली थ्रू आउट 20x7, इवनली क्रूड हुआ है, मतलब मंथ वाइज सेम प्रॉफिट इनकर्ड हो गई है। इसका मतलब ये होता है गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ टी कंपनी वाज 30,000। गुडविल कितनी है? 30,000। अब यहाँ पर ये भी गलती मत करना क्योंकि यहाँ पर ये सारे फिगर्स आपको इन टर्म ऑफ थाउजेंड्स गिवन है।
ये जो हमने नेट एसेट की वर्किंग की, ये भी हमने इन टर्म ऑफ 1000 ही की है। तो यहाँ पर हम जो गुडविल लेंगे वो 30,000 नहीं देंगे, वो क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30। क्लियर हो गई ये बात? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 590 एज अ बैलेंसिंग फिगर 590, माइनस वाला नीचे आएगा प्लस बन जाएगा तो 590 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एवरग्रीन कंपनी ऑन 35% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डी कंपनी। कितने शेयर्स होल्ड किए हैं, 35। परसेंटेज से मालूम हो रही है कि एसोसिएट कंपनी है। लेकिन आगे हम जरा एग्जामिनर को पढ़ेंगे जो डेटा उसने गिवन हो। मैंने आपको बताया था अगर 50% से कम शेयर पर भी कंट्रोल आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपके पेपर में ज्यादातर परसेंटेज का काम होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर नहीं करना, कंप्लीट स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ना होगा। 35% है मालूम होता है एसोसिएट है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। What is the correct accounting treatment of the revenue and cost of D company for reporting period in the consolidated income of the Evergreen Group? देखें, जब भी एसोसिएट कंपनी होती है, कौन सी कंपनी, एसोसिएट, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एसोसिएट कंपनी होगी। तो एसोसिएट के लिए आप जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इनकम ऐड करोगे, तो इनकम कौन सा होगा भाई, आपने लेना होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एसोसिएट कंपनी की जो पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट होगी, कौन सी, पोस्ट इक्विजिशन, इक्विजिशन की बाद वाली। ऐसा भी हो सकता है कि एसोसिएट आपने मिड ईयर में एक्वायर्ड की हो, तो आपने हमेशा लेना होगा बाद वाला प्रॉफिट, इक्विजिशन के बाद वाला, जिसको कहा जाता है पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट। प्री वाला आप इग्नोर करेंगे क्योंकि उनके ऊपर आपका हक नहीं होता, तब टाइम आपने इक्विजिशन नहीं की थी, आपने हमेशा लेना होगा पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट। ये बात समझ में आती है? और इसके ऊपर डायरेक्टली अपने परसेंटेज अप्लाई करेंगे, तो इससे जो आएगा, यहाँ पर है 35%, 35%। तो इससे जो वैल्यू आएगी, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ऐड कर लोगे। क्लियर हो गई ये बात? आपने इस तरह नहीं करना होगा क्योंकि ये एसोसिएट्स की होती है इक्विटी अकाउंटिंग, इसकी कंसोलिडेशन नहीं होती। इस तरह सब्सिडरी कंपनी की आप रेवेन्यू ऐड कर लो, उसकी कॉस्ट को ऐड कर लो, एक्सपेंसेस को ऐड कर लो, इस तरह नहीं होता। इसके प्रॉफिट को उठाओ, क्या कर लो, प्रॉफिट को उठाओ, ठीक है, प्रॉफिट में अपना परसेंटेज अप्लाई कर लो, जो नंबर आ गया, जो भी आपका हिस्सा आ गया, उसको डायरेक्टली अपने कंसोलिडेशन में ऐड कर लो। क्लियर हो गई ये बात? आगे, the revenue and cost of D company are added to the revenue and cost of Evergreen on a line by line basis. Subsidiary तो नहीं है कि line by line basis होगी। 35% of the profit after tax of D company should be added to Evergreen consolidated profit before tax। तो ये बात ठीक है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम है और इन्वेस्टमेंट इनकम ऊपर आएगी। IFRS 18 पढ़ा चुका हूं ना, ये प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स से ऊपर आएगी। 35% of the revenue and cost of D company are added, कॉस्ट और नहीं, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ उनका प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट के ऊपर आप लोग परसेंटेज लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। What were the consolidated retained earning of Mercedes Group at 31st March 20x9? हमने फाइंड करनी है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। स्ट्रक्चर होगा पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग प्लस P% इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व माइनस URP, कौन सी वाली, इफ पेरेंट इज सेलर। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कहां से आएगा, इसमें हो जाएगा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग माइनस ओपनिंग रिटेन अर्निंग माइनस URP if subsidiary is seller। ठीक, Mercedes company owned 100% of Benz company since incorporation। कितनी परसेंट एक्वायर की है, 100%, ठीक है, 100%।
At 31st March 20X9, extract from their individual statement of financial position were as follow. शेयर कैपिटल इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। रिटर्न अर्निंग जो पेरेंट कंपनी की है वो है 450,000। सब्सिडरी कंपनी की क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग है 120,000। During the year ended 31st March 20X9, Benz company had sold goods to Mercedes company for 50,000। किसने सोल्ड की है? किसके ऊपर की है? मर्सिडीज। सब्सिडरी टू पेरेंट है, एस टू पी है, पी टू एस नहीं है, पेरेंट नहीं है, सब्सिडरी सेलर है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट होगी, यहाँ पर एडजस्टमेंट होगी। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, कितनी की सेल्स की है? 50,000 की। मर्सिडीज कंपनी स्टिल हैड दीज गुड्स इन इन्वेंटरी एट द ईयर एंड कंप्लीट की कंप्लीट गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, कोई भी थर्ड पार्टी के ऊपर सेल नहीं हुई। बेंज कंपनी यूज 25% मार्कअप ऑन ऑल गुड्स, तो मार्कअप में कॉस्ट हमेशा 100% होता है। प्रॉफिट है 25, तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 125। तरीकेकार क्या होगा अगर हमने प्रॉफिट निकालना है? 50,000 डिवाइड बाय जो फिगर गिवन है उसके ऊपर डिवाइड कर लो, जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर लो। जो आ रही है 10,000, तो यहाँ पर यूआरपी हो जाएगी 10,000। समझ में आती है ये बात? उसके बाद कोई ओपनिंग रिटर्न अर्निंग नहीं गिवन, तो जीरो। 110,000 पूरे के पूरे के ऊपर पेरेंट कंपनी का हक है क्योंकि 100% इक्विजिशन की गई है, कोई एनसीआई का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 110,000, ये हो जाएगी जीरो। कितनी आ रही है? श्योर? आईफोन नहीं लाए तो फिर मेरी पिक्चर किस तरह लोगे तुम? अच्छा, आईफोन से अच्छा है? कौन सा फोन? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन। व्हाट इज द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ मिनी कंपनी? रिक्वायरमेंट क्या है? गुडविल। बस इतनी वर्किंग हमने कर ली, तो ये गुडविल अभी आप लोग फाइंड करके दे रहे। शाबाश, आपके पास टोटल 2 मिनट्स है, गुडविल की कैलकुलेशन कर ले। जी, क्या आंसर आया? 99। 99 जी अमीर से। हानी, हमाद। क्यों इतना टाइम ले रहे हो आप लोग? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने ली होगी 300,000, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 100,000। अगर मैं कह दूं ये हो गई शेयर कैपिटल, ये हो गई आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपके पास हो गई रिटर्न अर्निंग एट इक्विजिशन डेट, और ये हो गई आपके साथ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और ये हो गई एनसीआई। तो तरीकेकार कुछ यूं होगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 300,000, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है 75,000, और अगर मैं नेट एसेट्स की बात कर लूँ तो वो होंगे 100,000 शेयर कैपिटल, 156,000 रिटर्न अर्निंग और 20,000 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। यहाँ से आ रही है 276,000, तो वो यहाँ से डिडक्ट कर लें।
ऑप्शन बी। इस तरह किया था अब्बास? तो किस तरह किया था आपने? लाओ जरा इधर, हमाद तुम भी ले आओ। शेयर प्रीमियम किधर है इसमें? तो आपने किधर से ले? आपने किधर से लिया शेयर प्रीमियम जब गिवन ही नहीं है? अच्छा, 3 लाख टोटल वैल्यू, तो 1 लाख इसमें शेयर कैपिटल, तो 2 लाख बन गया आपका शेयर प्रीमियम। वेरी गुड। रोजा है आपका? अब्बास रोजा है आपका? रोजा है? जालिम। Okay, next requirement. What is the consolidated gross profit of the P group at 31st March 20x8? हमने फाइंड करनी है consolidated gross profit। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने सबसे पहले फाइंड करना होगा रेवेन्यू, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कभी गलती से भी ग्रॉस प्रॉफिट की कंसोलिडेशन मत कर लेना, वो आप लोग खुद ब खुद फाइंड कर लोगे, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट उठाओ, ये वाला उठाओ, दोनों को आपस में ऐड कर लो, बन जाएगा कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह नहीं होता, क्योंकि इसमें यूआरपी की एडजस्टमेंट भी करनी होती है। ओके, ऑन 1 अप्रैल 20x7, बात हो रही है 1 अप्रैल 20x7, ईयर एंड है 31 मार्च 20x8, तो क्या मीडिया रिक्विजिशन है? नहीं है। पी कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ के कंपनी फॉर 120,000, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर कर दें। ड्यूरिंग द ईयर पी कंपनी सोल्ड गुड्स टू के कंपनी फॉर 30,000 इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। 40% ऑफ दीज गुड्स वर स्टिल इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। तो अगर मैं कह दूं रेवेन्यू को कॉस्ट ऑफ सेल को, तो ये हो जाएगा पेरेंट्स प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू। हो गया ठीक? 30,000 नहीं देखिए, आपको यहाँ पर गिवन है 1000 में ये फिगर्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ 30 लेंगे। 30 हो गई सही। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल 420 प्लस 100 माइनस 30, लेकिन इसमें हम यूआरपी को ऐड करेंगे। अब यूआरपी के लिए तरीका ये होगा कि 30,000 है, प्रॉफिट निकाले मल्टीप्लाई बाय 25%, क्योंकि मार्जिन है। 7,500, इसमें कितना रिमेनिंग है? 40%, तो ये हो जाएगा 3,000। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे सिर्फ 3 को। 40% स्टिल इन इन्वेंट्री, 60% आपने बायर भेज दी। हाँ, तो ये हो जाएगा 1120, 420 प्लस 100 माइनस 30 प्लस 3, ये हो जाएगा 493। 627, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट? कौन से स्टेटमेंट ठीक नहीं है? नहीं है, नेगेटिव रिक्वायरमेंट। A company own 25% of the ordinary share capital of B company, which means that B company is an associate of A company। सही है या गलत? 25% होल्ड किया है, सही है? चलो सही है। C company can appoint 4 out of 6 director to the board of D company, which means that C company has control over D company। 6 में से 4 डायरेक्टर मेरे होंगे, कंट्रोल है, चलो ठीक है, ये भी कंट्रोल हो गया, ठीक है।
E company has the power to govern the financial and operating policy of F company, which means that F company is an associate of E company. हम्म क्यों? पावर पावर आ गया भाई, जब मैं कहूंगा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, पावर है। सो सब्सिडरी कंपनी, तो ये वाला गलत है और हमारे लिए सही ऑप्शन है। G company owns 19% of the share capital of H company, but by agreement with the majority shareholder has control over the financial and operating policies of H company. So H company is an associate of G company. देखे, हाँ, सब्सिडरी एग्रीमेंट हुआ है मेजोरिटी शेयर होल्डर कि मैं कंट्रोल लूंगा। जब सारे शेयर होल्डर ने मुझे कंट्रोल दिया तो इसका मतलब ये मेरी सब्सिडरी कंपनी हो गई। बताया था ना मैंने आपको, कभी कभार शेयर्स की वजह से नहीं, तो कभी कभार एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी कंट्रोल आता है। ये बात समझ में आती है? तो ये सब्सिडरी कंपनी है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, तो 3 और 4 ऑप्शन